Assalamu alaikum. Dear student, my first video is about introduction of biology and introduction of life. So first of all, I am going to discuss the term biology with you people. बायोलॉजी क्या होता है कि बायोलॉजी हमारे पास साइंस की ब्रांच है और एक्चुअली ये दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है. वो टू वर्ड्स कौन कौन से हमारे पास? वन इज़ द बायो एंड अदर इज़ लोगोस. बायो मीन क्या होती है? लाइफ. एंड लोगोस मीन रीजनिंग और थॉट्स. मतलब इसके बारे में हमारे क्या थॉट्स हैं, क्या हम लाइफ की जो एग्जिस्टेंस की वजूहात हैं वो कौन कौन सी हैं हमारे पास, इस चीज़ की स्टडी हम करते हैं, बायोलॉजी में करते हैं. ओके, तो आप लोग कह सकती हो कि स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इज़ कॉल्ड बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी. ओके, नेक्स्ट, बायोलॉजी में जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो इन चीज़ों पे काम करते हैं, इट्स राइट, लेकिन नेचर के लिविंग पार्ट्स को भी वो देखती हैं और साथ साथ वो जो नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं, जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, उनको वो इग्नोर नहीं करते, उनकी भी स्टडी करती हैं. क्योंकि हमें जब लाइफ की स्टडी कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी फैक्टर्स होते हैं, वो भी तो हमें देखने पड़ते हैं. तो नॉन लिविंग फैक्टर में क्या क्या हमारे पास आ सकते हैं? आप खुद सोचें, नॉन लिविंग में क्या होते हैं? एबायोटिक जो होते हैं, एयर हो सकते हैं हमारे पास, टेम्परेचर, लाइट, इंटेंसिटी एक्सेट्रा. ये हमारे पास सारे क्या हैं? नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं. तो इनका हम देख सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पे बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट है. क्योंकि देखिए जो होती है हमारे पास क्लाइमेट पैटर्न है, आबो हवा का जो पैटर्न है वो तो आम इलाकों का सेम नहीं है. हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी फॉर्म और उसकी जो बियरेबल कैपेसिटी है उसकी बुनियाद पे वो अलग अलग होता है. टेम्परेचर की जो बियर करने की एबिलिटी है वो भी हर एक ऑर्गेनिज्म की सेम तो नहीं होती. जैसे अगर आप एग्जाम्पल लेती हैं कैक्टस प्लांट की, तो कैक्टस प्लांट कहाँ पे रहते हैं? डेजर्ट में रहते हैं, बहुत हॉट टेम्परेचर होता है, तो उनकी कैपेसिटी है तभी तो वो वहाँ पे वो बर्दाश्त करते हैं. लाइट इंटेंसिटी सेम इस तरह. कुछ प्लांट जो होते हैं वो हमारे पास लाइट की तरफ पॉजिटिव इफेक्ट शो करते हैं, कुछ नेगेटिव शो करते हैं. तो हम ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये जो हैं लिविंग वर्ल्ड को इफेक्ट कर रही हैं. इस चीज़ की स्टडी भी बायोलॉजी में की जाती है. ओके, उसके बाद आता है कि लाइफ एक्चुअली है क्या, इसके बारे में हमें देखना भी तो ज़रूरी है. क्योंकि जब तक लाइफ के बारे में हमें नहीं ना पता होगा तब तक हम जो है बायोलॉजी की डेफिनेशन को समझ ही नहीं सकते. तो इसीलिए हम पहले आते हैं कि एक्चुअली लाइफ है क्या, इसके बारे में देखते हैं. लाइफ को हम कह सकते हैं कि लाइफ एक्चुअली हमारे पास क्या है? कम्बिनेशन है कैरेक्टर्स का. और वो कैरेक्टर्स भी कैसी हैं? ऐसे कैरेक्टर जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट करती हैं फ्रॉम नॉन लिविंग वर्ल्ड. तो उनमें सबसे पहले हम आते हैं हाईली ऑर्गेनाइज. ये हमारे पास क्या है? सबसे फर्स्ट है हाईली ऑर्गेनाइज्ड. में क्या होता है कि हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? उसकी बॉडी फॉर्म, उसके ऑर्गन की अरेंजमेंट, सेल की अरेंजमेंट, टिश्यू की अरेंजमेंट, वो क्या पैटर्न में, एक रेगुलर तरतीब में. कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है कि जो इरेगुलर. अच्छा, आप देखते हैं, आप ह्यूमन को देखें, उसकी अगर बात करते हैं, जो है हमारा थोरेसिक रीजन वो अपनी पोजीशन पे है, आर्म्स हैं वो अपनी पोजीशन पे हैं, लेग्स अपनी पोजीशन पे हैं. ऐसा तो नहीं ना होता है कि हमारे फेस का कोई भी पोर्शन, कोई आई वगैरह वो हमारे किसी आर्म में है, ऐसा नहीं है ना. क्योंकि वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड है लिविंग, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म हाईली ऑर्गेनाइज्ड है. बात करते हैं कम्प्लेक्स बॉडीज़ की, कि जो लिविंग थिंग होती हैं वो कम्प्लेक्स बॉडीज़ होती हैं. क्योंकि आप लिविंग थिंग को तो बाद में देखो, लिविंग थिंग के अंदर कोई मुझे अगर एक ऑर्गन भी देखती हो ना तो उसकी अरेंजमेंट में इतनी कम्प्लेक्स होती है कि आपकी सोच है. अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक स्मॉल इंटेस्टाइन को देखती हो ना विद इन ह्यूमन, तो वो एक लॉन्ग ट्यूब होती है और उसके अंदर क्या होती है? मल्टीपल फोल्डिंग हुई होती हैं. तो वो क्या है? कम्प्लेक्स ऑर्गन कम्प्लेक्स हो सकता है. तो फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आप खुद सोचेंगे वो कितना कम्प्लेक्स होगा. उसके बाद आता है कि हो सकता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो उनमें एक सेल हो, जस्ट लाइक यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, या फिर ये भी हो सकता है कि उनमें मोर देन वन सेल हो, जस्ट लाइक फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल. तो ये भी हमारे पास एक ऐसी कैरेक्टर है जो कि लिविंग थिंग्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं नॉन लिविंग से. नेक्स्ट आते हैं जेनेटिक मटीरियल. जेनेटिक मटीरियल क्या होता है कि हमारे पास इनहेरिटेंस है, विरासती मादा है, जो कि हमारे पास हर नई आने वाले जनरेशन के अंदर नए बनने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका हर एक कैरेक्टर जो है वो डिफाइन कौन कर रहा है? जेनेटिक मटीरियल कर रहे हैं. तो जेनेटिक मटीरियल में क्या चीज़ें आती हैं हमारे पास? बेसिक चीज़ क्या आती है? जीन. और जीन हमारे पास क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है. तो जो चीज़ भी, जो भी कैरेक्टर न्यू इंडिविजुअल में बन रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन कौन देती है? जीन देती है. इवन सिंगल प्रोटीन भी बननी है ना तो उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी कोडिंग कौन कर रही होती है? ये जीन ही कर रही होती है. तो जेनेटिक मटीरियल भी कैसा कैरेक्टर है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट कर रहा है नॉन लिविंग वर्ल्ड से.
उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, गेट एंड यूज एनर्जी। अंडरस्टूड फैक्टर है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए है। जब तक हम ह्यूमन की बात करते हैं कि एक कैपेसिटी होती है, कुछ और सिलेक्टेड होती हैं कि जब तक इंसान जो है वो खाए पिए बगैर जिंदा रह सकता है, एनर्जी गेन किए बगैर रह सकता है, लेकिन चाहिए तो एनर्जी है उसको सर्वाइवल के लिए। तो इस तरह हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एनर्जी हासिल भी करती हैं और उसको यूज़ भी करती हैं। यूज़ वो अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में करती हैं, जैसे ह्यूमन अपने मैकेनिकल वर्क में उसको इस्तेमाल करती हैं। उसके अलावा बाकी जितने भी एनिमल्स हैं वो भी डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होती हैं जो अपनी फूड सर्चिंग उन्होंने करनी होती है, उसके लिए भी तो उन्हें एनर्जी रिक्वायर होती है। तो हम कह सकते हैं कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एनर्जी हासिल भी करते हैं और एनर्जी का डिफरेंट जो है एक्टिविटीज़ में उसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये भी एक ऐसा कैरेक्टर है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफ्रेंशिएट कर रहा है फ्रॉम नॉन लिविंग। नेक्स्ट होता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन अब आप सोच रहे होंगे ये तो केमिस्ट्री की टर्म है, ये बायो में किस तरह एम्पलीफाई कर रही है। तो केमिकल रिएक्शन में क्या क्या आ सकता है, आप देख सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म आ सकता है। मेटाबॉलिज्म में फर्दर आप क्या देखते हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट रिएक्शंस ही तो होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हैं केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल, वो आप देख सकते हैं कि सेलुलर रिस्पायरेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होता है कि इसमें जो है फूड की ब्रेकडाउन होती है, फूड की ब्रेकडाउन होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से, और जिसके नतीजे में फिर हमारे पास क्या बनते हैं, एटीपी बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रोथ। अब जैसे एक न्यू जो है ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ है, वो ऐसे वैसा तो नहीं ना रहता, उसकी ग्रोथ नेक्स्ट होनी होती है ना। एक बेबी प्रोड्यूस हुआ है तो अब वो वैसा उस हालत में तो नहीं ना रहेगा, उसकी नेक्स्ट क्या होती है, उसकी हर एक बॉडी ऑर्गन की ग्रोथ होनी होती है। तो वो भी हमारे पास ये एक ऐसा कैरेक्टर जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता। नेक्स्ट आता है होम्योस्टेसिस। नाउ व्हाट इज़ द टर्म होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब ये होता है कि अगर आपके इन्वायरमेंट में तब्दीलियाँ आ रही हैं तो आती रहें, उसकी वजह से आपके जो इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट है ना उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने माहौल में आने वाली तब्दीलियों के नतीजे में खुद को मेंटेन कर ले। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रही है कि इंटरनल जो मेंटेनेंस हो रही है बॉडी की इन्वायरमेंट की, किसके रिस्पॉन्ड में, ये किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो है आउटसाइड वो इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हुआ है, तो उस लिहाज से हर ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, खुद को इंटरनली मेंटेन किया हुआ है। तो इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो ये भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही प्रॉपर्टी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होती है। अच्छा, अब ये बात नहीं है कि अगर आप एक ऑर्गेनिज्म को देखते हैं और उसके पास एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस नहीं है, जस्ट लाइक आप म्यूल को देखते हैं, म्यूल क्या होता है, खच्चर होता है, वो फर्दर जो है ना वो रिप्रोड्यूस नहीं करता, वो हाइब्रिड होता है। ठीक है, हाइब्रिड का मतलब वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फर्दर रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं रखते। तो ये जो होती हैं रिप्रोडक्शन, ये एबिलिटी तो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की टू मतलब रिप्रोड्यूस, और हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को। लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि अगर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसके पास किसी और रीजन की वजह से अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा तो वो नॉन लिविंग थिंग है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब बस आप लोगों ने बात ज़रूर याद रखनी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस उनके अंदर वो होती है और वो रिप्रोडक्शन कर सकती हैं। ठीक है, रिस्पॉन्ड में सेम ऊपर वाली बात यही आ गई है कि ऐसा होता है ना, जैसे आप देखिए हमारे माहौल में सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई तो आप लोग क्या करते हो, जो हॉट ड्रेसेस है वो जो है वो निकालते हो ताकि जो है मैक्सिमम जो है हीट को प्रिजर्व किया जा सके। और जो होते हैं आप क्या देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं ना तो उस केस में जो ब्लड फ्लो होता है ना टूवर्ड स्किन वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि अगर ब्लड फ्लो जो है स्किन की तरफ वो कम होते हैं ना तो इससे हीट डेसिपिएट का जो मैकेनिज्म है वो कम हो जाता है। तो इस तरह हीट जो होती है वो आपकी बॉडी के अंदर कंजर्व रहती है। तो इस तरह जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं अपने इन्वायरमेंट में होने वाली डिफरेंट जो चेंजिंग आ रही हैं उनके लिहाज से वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये सारी जो करेक्टर्स हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं, ये सारी की सारी क्या कर रही हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट कर रही हैं फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, होपफुली यू पीपल लर्न इट बेटर। थैंक यू।